भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के सह संस्थापकों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देश को दी। आडवाणी को भारत रत्न देने की चर्चा काफी समय से हो रही थी। भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले आडवाणी जी फिलहाल 96 वर्ष के हैं और सक्रिय राजनीति से दूर हैं। वो सबसे ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहने वाले नेता हैं। 8 नवंबर 1927 में लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म सिंध के कराची में रहने वाले एक सिंधी हिंदू व्यवसायी परिवार में हुआ था। वो 14 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। उन्होंने तब कराची, लाहौर में शाखा लगाई, पर एक दिन कराची में हुए धमाके ने उनकी दुनिया बदल दी और वे 12 सितंबर 1947 को कराची छोड़कर भारत आ गए। पहले आडवाणी जी अकेले ही भारत आए थे, उनका परिवार बाद में आया। साल 1957 में वो अटल बिहारी वाजपेयी की सहायता के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गए। आडवाणी जी के नेतृत्व में ही पार्टी ने अपनी हिंदुत्व विचारधारा के साथ अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये आडवाणी जी के ही संकल्प का परिणाम था कि 1984 में 2 सीटें जीतने वाली भाजपा 1989 के चुनाव में 85 लोकसभा सीट जीत कर आई। आम चुनावों में ये आंकड़ा आश्चर्यजनक इसलिए था क्योंकि पार्टी सिर्फ 1 दशक पुरानी थी और फिर भी बहुत पुरानी और अधिक अनुभवी कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कामयाब रही। भले ही कांग्रेस ने चुनावों में बहुमत हासिल किया, लेकिन उसने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। ये वो समय था जब राम जन्मभूमि आंदोलन लगातार गति पकड़ रहा था। देश भर में लाखों हिंदू रामलला के निवास को पुनः प्राप्त करने की मांग वाले आंदोलन में भाग लेने के विचार से ही उत्साहित थे। कई राजनीतिक नेताओं और संगठनों ने 1980 के दशक के अंत में राम मंदिर आंदोलन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे भाजपा नेता और विहिप और आरएसएस जैसे समूह शामिल थे। हालांकि आडवाणी जी निस्संदेह आंदोलन का राजनीतिक चेहरा थे। 1990 में आडवाणी जी ने राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन करने के लिए गुजरात के सोमनाथ के पवित्र मंदिर से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। रथ यात्रा के विचार ने तुरंत हिंदुओं को आकर्षित किया। रथ जहां भी गया वहां उत्साह पूर्वक स्वागत किया गया, जिसमें कई हिंदुओं ने मंदिर की घंटी बजाई, जबकि अन्य ने थाली बजाई और रथ का स्वागत करने के लिए नारेबाजी की। कुछ अन्य लोगों ने रथ पर तिलक लगाया और उसके पहियों की धूल उनके माथे पर बिखेर दी। रथ ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को कवर किया। हालांकि बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप में रथ यात्रा को रोक दिया। हालांकि आडवाणी जी की रथ यात्रा पर विराम लगने से बहुत पहले अभियान ने अपने इच्छित उद्देश्य से अधिक हासिल कर लिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव के कार्यकाल में जब आडवाणी जी का नाम भ्रष्टाचार में सामने आया तो उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने घोषणा की कि जब तक उनके दामन पर लगा ये दाग छूटेगा नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2 साल बाद आडवाणी जी बेदाग छूटे, फिर चुनाव मैदान में कूदे और जीत कर दोबारा लोकसभा पहुंचे। उनका ये कदम भारतीय राजनीति में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि भ्रष्टाचार के आरोप मात्र से कोई नेता इस्तीफा दे दे और आरोप से बरी होने के बाद ही चुनाव लड़ने की घोषणा करे। अब राजनीति के लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि आरोप ही तो लगा है, अदालत में साबित तो नहीं हुआ है। आडवाणी का लंबे समय तक नरेंद्र मोदी से गुरु शिष्य जैसा रिश्ता रहा है। गोधरा के दंगों के बाद पूरा विपक्ष हमले कर रहा था। भाजपा के कई लोग चाहते थे कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें, पर तब भी कोई अगर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहा और गुजरात में सीएम नहीं बदला तो वो आडवाणी जी की दृढ़ इच्छा ही थी। साल 1989 में लोकसभा चुनाव होने थे। पार्टी में शुरुआत से ही लाल कृष्ण आडवाणी भाई भतीजावाद का विरोध कर रहे थे। ऐसे में आडवाणी जी ये नहीं चाहते थे कि उनके बेटे गांधीनगर से चुनाव लड़ें, जबकि वो इस बात को पूरी तरह जानते थे कि यदि जयंत वहां से चुनाव लड़ेंगे तो वो आसानी से जीत जाएंगे। विशंभर श्रीवास्तव की पुस्तक आडवाणी के साथ 32 साल में एक वाकये का जिक्र किया गया है। इस पुस्तक के अनुसार आडवाणी ने अपने पुराने दोस्त और अहमदाबाद के पूर्व सांसद हरिन पाठक से कहा, जयंत गांधीनगर से आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दूंगा। उस वक्त आडवाणी के दोस्त पाठक ने उन्हें सलाह दी कि वो नई दिल्ली की सीट को अपने पास रखें और अपने बेटे जयंत को गांधीनगर से लड़ने दें। इसके बाद 1989 में आडवाणी जी 2 सीटों दिल्ली और गांधीनगर से चुनाव लड़े। दोनों ही सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई। हालांकि बाद में दिल्ली सीट से इस्तीफा देकर गांधीनगर सीट को ही अपने पास रखने का उन्होंने फैसला किया।
बाद में जब दिल्ली में उपचुनाव हुए तो कांग्रेस उम्मीदवार राजेश खन्ना को यहां से जीत हासिल हुई। राजनीति में भाई भतीजावाद का विरोध करने वाले लालकृष्ण आडवाणी ने अपने बेटे जयंत की राजनीतिक पारी में ब्रेक लगाने में भी कोई हिचक नहीं दिखाई। हालांकि गांधीनगर में अपने पिता और फिर भाजपा के लिए 1991 से प्रचार कर रहे जयंत आडवाणी ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए इंटरव्यू में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि जयंत आज तक चुनाव नहीं लड़े। राजनीति के शिखर पर पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी जी साल 2015 में देश के दूसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए गए थे। वो 4 बार राज्यसभा और 5 बार लोकसभा के सांसद रहे। साल 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार के वो सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे। 1998 से लेकर 2004 तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के तौर पे भी वो रह चुके हैं। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार भी बनाया था। आडवाणी जी को लेखन में भी काफी रुचि है। आडवाणी जी अक्सर पांचजन्य पत्रिका में आलेख लिखा करते थे। ऑर्गेनाइजर के लिए फिल्म समीक्षा भी लिखा करते थे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। 19 मार्च 2008 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम ने इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ रिलीज की थी। इसके अलावा इन्होंने सुरक्षा और विकास के नए दृष्टिकोण, एक कैदी का कबाड़ नामक पुस्तकें भी लिखी। आडवाणी जी ने भाजपा नेता के रूप में राम रथ यात्रा के अलावा जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा निकाली थी। आज आडवाणी जी भले ही सक्रिय राजनीति में नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ देश हित के लिए उनका सतत चिंतन रहता है।